सुबह सुबह मैं वियतनाम के एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट हैलोंग बे के लिए निकल गया। रास्ते में हमारी बस एक जगह रुकी जहां मुझे पता चला कि पर्ल कैसे बनाया जाता है, कितने टाइप्स के होते हैं और कितने मुश्किल होता है एक पर्ल को बनाना। थोड़ी देर और वियतनाम के सड़कों पर सैर करने के बाद हम फाइनली पहुंच गए हैलोंग बे के शोर पर और वहां से हमने एक फेरी ली जो 40 to 45 मिनट्स की खूबसूरत जर्नी के बाद हमें हमारे क्रूज ड्रैगन बे पर ले गई। क्रूज पर पहुंचते ही मेरा स्वागत एक वेलकम ड्रिंक से किया गया और आप यकीन नहीं मानोगे, क्रूज पे मेरा स्टे अब तक का वन ऑफ द बेस्ट स्टे था। क्रूज पर मैंने काफी एक्टिविटीज एंजॉय की, जैसे बोटिंग। एंड बोटिंग करते वक्त वहाँ के नजारे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरे लिविंग रूम में लगी पेंटिंग जिंदा हो गई हो। इसके बाद मुझे मौका मिला साउथ चाइना सी में डुबकी लगाने का और फिर मैंने सीखा कि डिलीशियस वियतनामीज स्प्रिंग रोल कैसे बनाया जाता है। इस क्रूज पर सबसे बेस्ट पार्ट था रात में कैरोके नाइट, जहाँ दूर दूर से आए लोग मिलकर झूमे, नाचे और गाए। सब एक साथ काफी एंजॉय कर रहे थे। इन नटशेल मैंने बहुत एंजॉय किया इस टूर पर। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपको भी पसंद आएगा। गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे सुबह के 8, इसलिए मैं गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ। एंड कल रात में होटल में आने के बाद मैं सो गया था। लगभग 6 घंटे की नींद हुई है, बट अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं सोया नहीं हूँ। एनीवेज, ये सब तो ट्रैवल के वक्त थोड़ा बहुत लगता रहता है। या तो आप ट्रैवल को एक्सप्लोर करो या फिर नींद लेते रहो होटल में। मैंने प्रेफर करा ट्रैवल करना। तो आज मेरा जो दिन है वो हैलोंग बे में है। आज हैलोंग बे में क्रूज़ पे मैं जा रहा हूँ एंड वो क्रूज़ मेरा लगभग 1.5 दिन का है। इसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। कोई क्रूज़ आधे दिन का है, कोई 1 दिन का है, कोई 3 दिन का है, बट मेरा वाला 1.5 दिन का मैंने चूज़ किया है। एंड इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ प्लान्ड है और क्रूज़ से जो व्यू है जो मैंने इंस्टाग्राम यूट्यूब पे दे रखा वो बहुत ही बेहतरीन है। तो बहुत मज़ा आने वाला। हैलोंग बे की जो ओवरऑल खूबसूरती है, वहाँ पर लाइमस्टोन पानी से रिएक्शन करके लाखों करोड़ों सालों में वो माउंटेन बन गए हैं और उनका व्यू जब पानी के बीचों बीच में माउंटेन खड़े हुए हैं वो दिखने में बहुत ही बेहतरीन है, बहुत खूबसूरत है। चलो ये तो मैं एक्सप्लोर करूँगा ही। जो हैलोंग बे है वो साउथ ईस्ट वियतनाम में है और जिस प्रोविंस में है उसका नाम है क्वांग निन प्रोविंस। लगभग 4 घंटे का डिस्टेंस है हनोई से जहाँ मैं रुका था। अभी बज रहे थे 8:15 8:20, तो वही 12 के आसपास पहुँचूँगा। बट चलो यार, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ उसको एक्सप्लोर करने के लिए। आपको वहाँ मिलता हूँ, फिर दिखाता हूँ। हनोई से हैलोंग बे की दूरी लगभग 4 घंटे की थी, पर यहाँ के मक्खन रोड एंड ऊपर से यहाँ के खूबसूरत नज़ारे बिल्कुल भी नहीं पता चल रही थी ये 4 घंटे की दूरी। हैलोंग बे की तरफ हम बढ़ ही रहे थे तो हमारा बस रास्ते में एक जगह थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। जैसे कि आमतौर पर होता है कि जब लंबी जर्नी होती है तो बस थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। और फिलहाल मेरा बस जहाँ रुका हुआ है वह नॉक त्राई हैलोंग। जो स्टॉपेज का नाम है वो नॉक त्राई हैलोंग है। आई होप मैं प्रोनाउंसिएशन करेक्ट कर रहा हूँ। लैंग्वेज डिफरेंट है तो प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा सी परेशानी तो होती है। फ़िलहाल इन्होंने ये आईडी कार्ड दे रखा हुआ है जिस पे बस का नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बस है। अगर आप देखोगे तो लाइन से यहाँ बस खड़ी है। काफ़ी ज़्यादा बस खड़े होने की वजह से उन्होंने आईडी कार्ड दे दिया है ताकि आप वो मिला। हेलो, वेलकम वियतनाम। थैंक यू। तो ये आईडी कार्ड वगैरह दे दिया जिसमें बस का नंबर लिखा ताकि अगर जाते वक्त हम उनको ढूंढ पाएँ, उनसे मिल पाएँ, कोई परेशानी ना हो। फिलहाल मैं अंदर जाके देखता हूँ कि और क्या है यहाँ पर। जहाँ पर मेरा बस रुका हुआ है वहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही स्पेशल चीज़ कर रखी है। उन्होंने पर्ल का डिटेल में एक्सप्लेन किया कि पर्ल कहाँ से निकाला जाता है, प्रोसेस कैसे करते हैं और पर्ल की कितने तरह के ग्रेड हैं, वो सारी चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन कर रखी है। पीछे अगर देखोगे तो पिक्चर्स एंड डिस्क्रिप्शंस के थ्रू उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं। पर्ल ओएस्टर एक समुद्री जीव है जिसे वो बनाते हैं और पर्ल 3 तरीके के होते हैं, ताहिती, अकोया एंड साउथ सी। ये 3 तरीके के पर्ल हैं जो बनाते हैं। साउथ सी बेसिकली पिंक टाडा मैक्सिमा, ये तीसरे तरीके वाला पर्ल है जिसका साउथ सी भी शायद बोलते हैं। और अकोया ताहिती। ओएस्टर से कुछ अच्छे पर्ल भी बनते हैं, कुछ बुरे पर्ल भी बनते हैं। उनके बेसिस पर उनकी ग्रेडिंग करते हैं ये, और ओएस्टर को खाने के लिए भी यूज़ किया करते हैं।
ये वो जनाब है कोकिची मिकीमोतो वो जनाब है जिन्होंने पर्ल को एक तरीके से मार्केटिंग करी थी और उसको प्रोसेस करके कह सकते हैं कि एक नया ज्वेलरी डेवलप करा था। तो ये वो जनाब है कोकिची मिकीमोतो। ओएस्टर के शेल रखे हुए हैं जिनसे पर्ल निकलता है, वो भी अलग अलग है, साइज इनके अलग अलग है। एक इस तरीके का पर्ल ओएस्टर का शेल है, डिफरेंट साइज के हैं। जितने डिफरेंट साइज उतने डिफरेंट तरीके के पर्ल बनते होंगे, उतने साइज के पर्ल बनते होंगे। ओएस्टर जो खुलने के बाद कैसा दिखता होगा वो देखिए, ऐसा दिख रहा है। ये सामने आपको ये ओएस्टर खोल दिया है और इस पोर्शन में से पर्ल निकलेगा। ये देखिए यहाँ पर ये पर्ल निकाल करके रखा है इन्होंने। तो ये बस स्टॉप जहाँ पर रोका, यहाँ पर तो खाने पीने की चीज़ें हैं ही, साथ ही साथ पर्ल का प्रोसेसिंग, पर्ल का शोकेस किया हुआ है ताकि जो भी हमारे टूरिस्ट ये ऐसे आते हैं यहाँ पर वो पर्ल देखे, समझे और उसको ख़रीदे भी, और पर्ल प्रोसेस कैसे होता है, बनता कैसे है, वो भी चीज़ समझे वो। मैं फ़िलहाल शोरूम में आया हुआ हूँ जहाँ पर इन्होंने पर्ल की जो भी ज्वेलरी बना करके रखी है। सोचो कितना ये बढ़िया तरीका बिज़नेस बनाने का। ये पर्ल की प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, पूरी थ्योरी बताते हैं एंड देन फाइनली प्रोडक्ट यहाँ पर वो बेच रहे हैं। स्टॉप से हमने और लगभग 1.5 से 2 घंटे का डिस्टेंस और ट्रेवल किया होगा, तभी मेरी नज़र पड़ी ढेर सारे यॉट्स पर। तब मैं समझ गया कि मैं पहुंच गया हूं हेलोंग बे। यहां से मैं अपना 1.5 दिन का क्रूज वॉयज शुरू करने वाला हूं, जो इतनी लंबी क्रूज का मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा। मेरा फाइनल स्टॉपेज आ गया, मैं जा रहा हूँ ड्रैगन बे क्रूज से एंड बस उसके ऑफिस के आसपास मुझे रोका गया है। यहाँ से क्रूज़ वाला कोई बंदा आएगा वो मुझे लेकर के जाएगा। ड्रैगन बे क्रूज के ऑफिस में आ गया मैं। ये ऐसी फेरीज हैं जो हमें क्रूज पे लेके जाएंगी। हेलोंग बे जो 1994 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, अपने शानदार नेचुरल ब्यूटी के लिए तो जाना ही जाता है, पर ये अपने 1600 से भी ज्यादा लाइमस्टोन आइलैंड्स के लिए भी फेमस है। हेलोंग बे एक्सप्लोर करने के लिए क्रूज के ढेर सारे ऑप्शंस हैं। मल्टी डेज क्रूज से लेकर आपको आधे दिन का भी क्रूज मिलेगा, जिसमें आप कायाकिंग, केव एक्सप्लोरेशन और स्विमिंग के मजे ले सकते हो। आपको यहाँ पर 5 स्टार क्रूज से लेकर बजट फ्रेंडली क्रूज तक का भी ऑप्शन मिलेगा। यहाँ क्रूज पर ढेर सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि कुकिंग क्लासेस, ताई ची सनराइज और फ्लोटिंग फिशिंग विलेजेस का विजिट भी इंक्लूडेड होता है। वैसे तो हेलोंग बे आप साल के 12 महीने एक्सप्लोर कर सकते हो, इसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं रहेगी, पर वेदर सबसे बेस्ट होता है अक्टूबर से अप्रैल तक। 40-45 मिनट फेरी पे चलने के बाद मैं पहुंच गया हूँ अपने क्रूज पर। सामने भी क्रूज दिख रहा है, ये है ड्रैगन बे क्रूज। फाइनली मैं पहुंच गया अपने क्रूज पर, जिसका नाम था ड्रैगन बे क्रूज, जो आपको एक लग्जरियस एक्सपीरियंस ऑफर करता है। यहाँ पर आपको लग्जरियस एंड एलिगेंट रूम में रुकने का ऑप्शन मिलता है। एंड खैर एक्टिविटीज जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई वो सब तो इंक्लूडेड है ही। क्रूज पर पहुंचते ही मेरा स्वागत ड्रिंक से किया गया। उसके बाद मुझसे रहा नहीं गया तो मैं चल पड़ा क्रूज के डाइनिंग एरिया को एक्सप्लोर करने। तभी क्रूज से एक लेडी ने आकर मुझे मेरे केबिन का की हैंड ओवर किया। फिर लोगों से पूछते हुए मैं पहुंच गया अपने रूम पर, जिसके बारे में डिटेल आप आगे देखिए। मैं फिलहाल अपने रूम पर आ गया हूँ और रूम भाई साहब मत पूछो एक नंबर है यार। मतलब मजा आ जा रहा है देख करके। क्या वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है इस क्रूज पे। ड्रैगन बे क्रूज का नाम है और क्या वर्ल्ड क्लास रूम है। मतलब इंटीरियर से लेकर के इनकी फैसिलिटीज सब कुछ बेहतरीन है। ये देखो पहले मेरा रूम देखो यार, क्या रूम लग रहा है मेरा। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना, इस रूम की जो सबसे बड़ी यूएसपी, जो मुझे सबसे बड़ी खासियत लगी इस रूम से व्यू। सामने मेरा ये बेड है और उसके सामने का ये व्यू देखो भाई साहब। सामने है आपके साउथ चाइना सी और आप नहीं यकीन करोगे कि मुझे यहाँ पर 1.5 दिन बिताना है। फिलहाल ये सामने का नज़ारा तो अभी रुका हुआ है, जब ये क्रूज मूव होगी तो ये सामने का नज़ारा भी चेंज होता रहेगा। भाई साहब अभी से मुझे ये सब सारी चीज़ें सोच के लगी एक अंदर अलग ही एक्साइटमेंट आ रहा है। बाकी रूम बहुत ही अच्छा है, नीट एंड क्लीन है।
यहाँ पर वॉशरूम वगैरह भी काफ़ी साफ़ सुथरा सा दे रखा है। मतलब जो मैंने इंटरनेट पे चेक करा था और जो मेरी ट्रैवल एजेंट ने भी बताया कि ये 4 स्टार प्रॉपर्टी है, बट उसके हिसाब से बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी दे रखी है। और सिंस हम ये समंदर में ट्रैवल कर रहे हैं तो इन्होंने ये लाइफ जैकेट वगैरह दे रखा हुआ है कि अगर इमरजेंसी आए तो ये लाइफ जैकेट मैं पहन सकूँ और अपनी जान बचा सकूँ। एंड साथ ही साथ इन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर भी यहाँ पर दे रखा हुआ है। सिंस अब ये समुंदर में हो थोड़ी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो अच्छी चीज़ इन्होंने ये करी कि एसी भी लगा रखा हुआ है। अगर गर्मी लगे तो आप एसी चला करके थोड़ा टेम्परेचर ठंडा कर सकते हो। तो दोस्तों, जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था, कितना अमेजिंग एक्सपीरियंस रहने वाला है। मेरे बेडरूम के बाहर बैठने की भी जगह है, बालकनी दे रखी है। तो ये देखो सामने ये कितना खूबसूरत नज़ारा। अभी तो बोट एक जगह रुकी हुई है, जब आगे बढ़ते जाएगी तो ये सामने का नज़ारा चेंज होता रहेगा आपका। ये चेयर लगा हुआ है और इधर देखो, ये इधर मेरा बेडरूम। मस्ट एक्सपीरियंस चीज़ है ये। आपको अगर वियतनाम आ रहे हो तो मेक श्योर कि आप ये एक्टिविटीज जरूर करो ही करो। आप भले ही आधे दिन का लो या 1 दिन का लो या 2 दिन का या 3 दिन का, जितने दिन का लेना है लो, बट ये वाली एक्टिविटी ना करना जरूर, इसको मिस मत करना। ये तो वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस है यार, अमेजिंग। ड्रैगन बे क्रूज पर आपको गवर्नमेंट डाइनिंग का जबरदस्त एक्सपीरियंस मिलेगा, जिसमें फ्रेश सी फूड और ट्रेडिशनल वियतनामीज डिशेस इंक्लूडेड हैं। यहाँ बुफे और आला कार्ट ऑप्शंस के साथ वेजिटेरियन डिशेस भी अवेलेबल हैं। तो मैं सबसे ऊपर वाले डेक पर हूँ क्रूज के, एंड टोटल 4 डेक है इस क्रूज पर। पहले डेक पे रूम है, दूसरे डेक पर भी रूम है, एंड तीसरे डेक पर रेस्टोरेंट है, और ये चौथा फ्लोर जो टेरेस है। ये देखो, ये पूरा टेरेस का व्यू। आसपास आपको ढेर सारे क्रूज चलते हुए दिख जा रहे होंगे। ये पीछे क्रूज हैं ढेर सारे। जो हेलोंग बे में कई स्पॉट्स हैं जहाँ पर क्रूज रुकते हैं। एक स्पॉट है, मुझे उसका नाम भूल रहा अभी, बट वहाँ पर 60-65 क्रूज रहते हैं रात में। बट मेरा वाला जो ड्रैगन बे क्रूज है वो एक दूसरे आइसोलेटेड लोकेशन पे है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 13 क्रूज हैं। तो मतलब अगर आपको पीस चाहिए, थोड़ी शांति चाहिए, क्राउडेड प्लेस नहीं चाहिए, तो आप ड्रैगन बे क्रूज पर आ सकते हो। ऐसे छोटे बोट्स आसपास घूम रहे हैं यहाँ पर, जिसपे सोवेनियर्स रखे हैं, काफ़ी चीज़ें रखी हैं। फिशिंग करने के वाला जाल जो है वो रखा हुआ है, वो सब यूज़ करके आप थोड़ा अपने इस अम्यूज़मेंट को बढ़ा एक्साइटेड और बना सकते हो। बहुत सारी चीज़ें उस पर रखा हुआ है। जब से मैंने ये सोलो ट्रिप स्टार्ट किया है, तब से मुझे एक एहसास ये भी हो रहा था कि ट्रैवलिंग से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। खासकर अगर आप थोड़े शर्मीले इंसान हो, थोड़े इंट्रोवर्ट हो, तो आपको सोलो ट्रैवल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि सोलो ट्रैवलिंग करते वक्त आपको जो कुछ एक्सपीरियंस होगा वो आपको अपने कंफर्टेबल जोन में रहकर एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। आप अपने आप को डिफरेंट फील करोगे, कुछ नया पाओगे अपने आप में। इसलिए आपको जब भी मौका मिले सोलो ट्रैवल करने का, तो आप ये मौका कभी मिस मत करना। छोटे बोट से हम नेशनल पार्क जा रहे हैं। छोटे बोट वो जो लकड़ी वाले होते हैं वो ले, उससे हम नेशनल पार्क जा रहे हैं एंड एक्सप्लोर करते हैं नेशनल पार्क है क्या। ये वियतनाम के ढेर सारे नेशनल पार्क में से एक बहुत बड़ा नेशनल पार्क है। इस नेशनल पार्क का नाम है कैटबा आइलैंड, कैटबा नेशनल पार्क। और ये हेलोंग बे में जितने भी आइलैंड्स हैं उनमें से सबसे बड़ा आइलैंड यही है, कैटबा आइलैंड, और नेशनल पार्क इसमें है ये। इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर एक बंदर पाया जाता है, कैटबा बंदर है ये, और ये यूनिक, मतलब पूरे जो इन्होंने बताया मुझे कि पूरी दुनिया में अराउंड 82 सिर्फ बचे हैं और कहीं नहीं पाए जाते ये बंदर, सिर्फ कैटबा आइलैंड में पाया जाता है। मैं उनका पिक्चर आपको दिखाता हूँ। ये है वो कैटबा मंकी। तो ऐसे दिखते हैं कैटबा मंकी यार, मतलब ये इंडेंजर्ड स्पीसीज हुए, अगर 82 बस बचे हुए हैं एंड पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो मुझे लगता है कि यूनिक चीज़ एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये कहीं और पाए नहीं जाते हैं। अब पता नहीं मैं कितना लकी होता हूँ या कि मुझे वो दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, हो सकता है ना दिखें, क्योंकि अभी धूप नहीं निकली हुई है और हमारे गाइड बता रहे थे कि धूप नहीं निकली है तो शायद वो बाहर नहीं आए। धूप निकलती है वो तो पेड़ों पर ऊपर बाहर आते हैं, अदरवाइज़ कहीं वो ढेर सारे घने झाड़ में वो छुपे रहते हैं। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं देखने का, अगर दिख गया तो मैं लकी रहूँगा।
मुझे कुछ वैसा याद दिला रहा है जो मैंने डॉकी में बोटिंग करी थी। इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू दैट, बट जो यहाँ के माउंटेन्स हैं, डॉकी के जो माउंटेन्स हैं उससे काफ़ी बड़े हैं एंड ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है। और ऐसा कुछ बेहतरीन एंट्रेंस है यहाँ पर, जो भी शायद मैं यहाँ से सामने से गुजरूँगा। इट इज़ लाइक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। अगर आप यहाँ आओगे तो डॉकी में आपने जो किया ना उसको शायद थोड़ा कम पाओगे इसके कंपैरिजन में। तो हेलोंग बे में आकर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। इट इज़ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। मज़ा आ रहा है दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है। कम एंड एक्सपीरियंस इट। बोटिंग करते हुए मैं मेरे कुछ साथियों के साथ कैटबा मंकी देखने के लिए बढ़ रहा था, पर इस जर्नी के वक्त जो नज़ारा मेरी आंखों के सामने था, इट वॉज इनक्रेडिबल। कभी मैं किसी केव के अंदर से बोटिंग करते हुए जा रहा था तो कभी मैं चारों तरफ से अपने आप को माउंटेन से गिरा हुआ पा रहा था। ये नज़ारा इतना अलग था मानो मैं किसी हॉलीवुड मूवी के VFX को देख रहा हूँ। खैर, कैटबा मंकी हमें नहीं दिखा। अगर दिख जाता तो हम सबकी एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाती। अभी हम बोटिंग करके आगे बढ़ रहे थे तो रास्ते में जो भी गार्बेज यहाँ फेंका हुआ है, तो ये जनाब जो बोट पे पैडल कर रहे हैं, जो यहाँ के लोकल हैं, वो उन गार्बेज को साथ में उठाते हुए भी चल रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा तरीका है सफाई रखने का, क्योंकि हिंदुस्तान में डॉकी में भी मैंने थोड़ी गंदगी देखी थी, पर कोई भी ऐसे वहाँ का लोकल जो भी टूरिस्ट को घुमा रहा था वो गार्बेज नहीं हटा रहा था। और रही बात इंटरनेट पे, मैंने हेलोंग बे पे देखा था काफ़ी कूड़ा वगैरह फैला हुआ था। ऐसे कई रील्स देखे कि हेलोंग बे ओवररेटेड है क्योंकि बहुत कूड़ा हो रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें सुन रखी थी इंटरनेट पर, बट मुझे लगता है कि ऐसे एफर्ट्स की वजह से, इन जनाब के एफर्ट्स की वजह से ये जो कूड़ा वगैरह यहाँ है ना काफ़ी कम हो गया, उतना दिख नहीं रहा है। और खूबसूरती तो खैर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो दिस इज़ रियली गुड थिंग व्हाट दे आर डूइंग। बोटिंग करने के बाद मैं वापस आ गया अपने क्रूज पर, जहां मैंने साउथ चाइना सी में काफ़ी देर तक डुबकी लगाई। उसके बाद मैंने सीखा कि वियतनामीज स्टाइल में स्प्रिंग रोल कैसे बनाते हैं। वियतनामीज स्प्रिंग रोल बनाने में जितना आसान था उतना ही खाने में डिलीशियस था। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप फिशिंग भी ट्राई कर सकते हो। लास्ट में इस क्रूज पे प्लान था कैरियोके नाइट, जो सबसे बेस्ट पार्ट लगा मुझे इस क्रूज का, क्योंकि कैरियोके नाइट पर आपको दुनिया के लगभग हर कॉर्नर से आए हुए लोग एक साथ झूमते, नाचते, गाते दिखेंगे, जो कुछ घंटे पहले दूसरे से अनजान थे। सब में एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और ये मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगती है ट्रैवलिंग की, जब आप डिफरेंट कल्चर, कंट्री के लोगों से इंटरेक्ट करते हो और उनसे आपकी दोस्ती हो जाती है। अभी मैं क्रूज़ पर हूँ और कल रात को कैरियोके नाइट में बहुत मज़ा आया। डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग थे आसपास, लैंग्वेज बैरियर था, एक दूसरे की लैंग्वेज बहुत कम जानते थे। हालांकि इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज थी जो हर कोई ना कोई थोड़ा बहुत बोल ले रहा था, बट ओवरऑल गाने अलग थे, ओवरऑल म्यूज़िक अलग था, बट स्टिल सबने साथ में मज़ा किया, सब साथ में उठे बैठे। यही खासियत है ट्रैवलिंग की, जो आपको एक साथ लाता है। जब आप किसी ऐसे अपने देश को छोड़ करके, अपने घर को छोड़ करके किसी डिफरेंट कंट्री में ट्रैवल करते हो, किसी ऐसे दूर दराज इलाके में ट्रैवल करते हो जहाँ पर आप किसी को नहीं जानते, तो वहाँ पर आपके ऐसे नए दोस्त मिलते हैं, जान पहचान बढ़ती है और आप खुद में एक अपने आप को परिवर्तित फील करते हो, डिफरेंस फील करते हो। काफ़ी मज़ेदार था। मुझे तो याद रहेगा ये कैरियोके वाला नाइट। और अभी यहाँ से मुझे 9:40 पे चेकआउट करना है। बस मैं ये खूबसूरत नज़ारों के सामने बैठ करके अभी शांत भरा समय अपना स्पेंड कर रहा हूँ। 9:40 पे चेकआउट करके यहाँ से मैं निकलूँगा हानोई के लिए। मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्द।